क्विक रिवीजन शो में आज का टॉपिक है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो चलिए वित्त आयोग के बारे में सभी चीज़ों को जानते हैं। वित्त आयोग क्या है, इसका गठन क्यों होता है? तो देखिए, वित्त आयोग के बारे में संविधान के आर्टिकल 280 में लिखा गया है। और इसका मेन काम क्या है, यानी वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है? तो सेंटर और स्टेट में जो टैक्सों के बंटवारा करने के लिए किया जाता है, यानी पैसों का जो बंटवारा सही से हो और केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो सही रहे, इसलिए यानी केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध सही रहे, इसलिए इसका गठन किया जाता है। और इस ये क्या करता है, वित्त आयोग कुछ सिफारिश करता है कि कितना परसेंट टैक्स स्टेट के पास जाएगा, कितना परसेंट सेंटर के पास रहेगा। तो इसलिए वित्त आयोग का गठन होता है। अच्छा, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन अगर एक आर्टिकल और फेमस है 279 का ए, ये जीएसटी काउंसिल के गठन के बारे में इसमें बात होती है। 279 का ए, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ही इसके अध्यक्ष होते हैं। इस समय कौन है? तो निर्मला सीतारमण। तो कभी पूछे जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होते हैं। और कभी ये पूछे कि वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संवैधानिक आधार क्या है? मैंने बताया कि आर्टिकल 280 में पूरा वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में या आवश्यकता पड़ने पर एक वित्त आयोग का गठन करेंगे, ऐसा उसमें 280 में लिखा हुआ है। तो वित्त आयोग का गठन कभी आर्टिकल पूछे तो आपको 280 मार्क करना है। टाइम पीरियड की बात करें तो 5 वर्ष है, लेकिन ये जनरली डिफर भी कर सकता है। प्रकृति की बात करें तो ये अर्ध न्यायिक होता है। क्यों होता है वो मैं आगे अभी बताऊंगा। तो याद रखिएगा, ये क्वासी जुडिशियल और संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि संविधान में इसका 280 आर्टिकल में उल्लेख है, इसलिए संवैधानिक निकाय है। क्वासी जुडिशियल के क्यों है तो वो मैं अभी बता रहा हूँ आगे वाले स्लाइड में। तो संरचना और नियुक्ति की अगर बात करें तो संरचना में कौन कौन होता है? तो एक इसमें अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 4 अन्य सदस्य। तो टोटल कितने लोग होंगे इस संरचना में? 5 लोग होंगे, ये चीज आपको याद रखना है। तो एक अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य सदस्य होंगे। अब ये जो अध्यक्ष हैं या सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे, यानी प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं। योग्यता की बात करें तो संविधान में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है कि वित्त आयोग के जो सदस्य उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ये चीज संविधान में कहीं नहीं लिखा है। इसे तय करने का अधिकार संसद को दे दिया गया है। तो कभी पूछे कि संविधान में क्या ऐसा लिखा है कि वित्त आयोग के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं लिखा है। ये तय करने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल मैंने बताया कि वो 5 वर्ष का तो जनरली होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कभी भी वो हटाया भी जा सकता है और फिर से पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है। यानी टाइम पीरियड इधर उधर हो सकता है, लेकिन जनरली 5 ईयर्स होता है। राष्ट्रपति के आदेशानुसार पुनर्नियुक्ति भी संभव है। किसकी? अध्यक्ष की। यानी अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति, एक जैसे एक टाइम पीरियड पूरा 5 वर्ष का वो कार्यकाल पूरा कर चुके हैं तो फिर से वो नियुक्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर से नियुक्त नहीं हो सकते। तो ये चीज आपको याद रखना है। प्रमुख कार्य क्या है? तो मैंने अभी बताया कि ये क्या करता है कि करों का बंटवारा यानी टैक्सों का बंटवारा करता है। केंद्र और राज्यों के बीच जो भी पैसा टोटल आता है तो वो केंद्र के पास कितना रहेगा, राज्य के पास कितना परसेंट रहेगा, उसका बंटवारा होता है। तो विभिन्न राज्यों के बीच बंटवारा संबंधित है। सहायता अनुदान क्या है? आर्टिकल 275 में एक चीज लिखा हुआ है कि राज्यों को केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद के सिद्धांत तय करना। यानी केंद्र से जो भी अनुदान दिए जाएंगे यानी ग्रांट्स दिए जाएंगे, उसका किस सिद्धांत पर वो ग्रांट दिए जाएंगे उसको तय करना। तो राज्यों को केंद्र से यानी सेंट्रल से मिलने वाले आर्थिक मदद के सिद्धांत तय करना कि किस हिसाब से अनुदान दिए जाएंगे। तो आर्टिकल 275 में अनुदान के बारे में लिखा गया है। राज्यों की संचित निधि यानी राज्य की संचित निधि को बढ़ाने का उपाय भी सुझाना। तो एक तो मेन काम क्या है कि टैक्सों का बंटवारा करना, दूसरा क्या है ग्रांट्स देना राज्यों को,
और पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए कुछ, यानी एक तरीके से पैसा कैसे बढ़ेगा किसी स्टेट में, यानी टैक्स का रिफॉर्म कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। संचित निधि जानते हैं क्या होता है? आर्टिकल 266 में संचित निधि के बारे में उल्लेख है। तो संचित निधि का मतलब जैसे जो भी हम लोग टैक्स जमा करते हैं वो जाकर पूरा पैसा सरकार के पास जहां जमा होता है उसी को हम कहते हैं संचित निधि, यानी कंसोलिडेटेड फंड, पूरा पैसा वहां जमा होता है। तो ये कैसे बढ़ेगा, यानी संचित निधि कैसे बढ़ेगा, यानी राज्यों की संचित निधि को बढ़ाने का उपाय क्या होगा, तो वो भी एक तरीके से वित्त आयोग का काम है, वो सुझाना कि स्टेट को बताना कैसे टैक्स कलेक्शन और बढ़ेगा। अब कुछ जैसे पूछे जाते हैं अध्यक्ष के बारे में, तो पहले अध्यक्ष को आपको याद रखना है। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। केसी नियोगी पहले अध्यक्ष थे। 13वें अध्यक्ष कौन है? 13वें 2010। देखिए टाइम पीरियड 10 यानी 5 साल का टोटल आपके सामने चल रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है? गठन होता है, उसके बाद अध्यक्ष आते हैं। तो 10 से 15 विजय केलकर 13वें थे। अच्छा, विजय केलकर बहुत ज्यादा फेमस इसलिए भी है क्योंकि ये जीएसटी, यानी जो जीएसटी परिषद है, यानी जीएसटी का एक तरीके से रिफॉर्म में इनकी सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? तो विजय केलकर की है। पहली बार इनकी टास्क फोर्स ने 2003 में ये चीज सुझाव दिया था जीएसटी को लेकर। अच्छा, ये विजय केलकर ने कहा था कि जीएसटी की जो दर है एक ही होनी चाहिए, भले इस समय 5, 12, 18, 28 है, लेकिन इन्होंने कहा था कि एक ही होनी चाहिए। तो वो सब आपको याद नहीं रखना है। जनरली ये पूछा जाता है कि 13वें वित्त आयोग, अच्छा नाम फेमस जीएसटी को लाने के लिए है, तो एक तो वो चीज जरूरी है कि जीएसटी रिफॉर्म में सबसे बड़ा नाम किसका है? तो विजय केलकर समिति बनी भी थी, और 13वें ये वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। 14वें की अगर बात करें तो वाईवी रेड्डी, 2015 से 2020। अच्छा, इन्होंने सबसे बड़ी बढ़ोतरी यानी 42% की सिफारिश दी थी कि स्टेट को कितना मिलेगा? 42% मिलेगा, लेकिन विजय केलकर ने 32% की सिफारिश की थी। 15वें वित्त आयोग की अगर हम बात करें, अब यहां देखिए 15 से 20, तो 20 से 25 होना चाहिए ना, लेकिन कभी कभी डिफर कर सकता है, यहाँ 21 से 26 है। तो 15वें के कौन है? एनके सिंह है। 15वें के कौन है? एनके सिंह। तो इन्होंने जम्मू कश्मीर का जो यूटी बन गया तो उसके कारण 1% ये सिफारिश कम कर दी थी, तो 41% कर दी थी, याद रखिएगा। 16वें जो प्रेजेंट में चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभावी होगा। तो 16वें कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया। तो रिपोर्ट 2025 में आ चुकी है अक्टूबर में, तो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएंगे। तो अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो पहले केसी नियोगी, 13वें विजय केलकर, 14वें वाईवी रेड्डी। सबसे हाईएस्ट जो सिफारिश अभी तक है कि टैक्स कितना दिया जाएगा स्टेट को, 42% है। और 15वें एनके सिंह है, 16वें अरविंद पनगड़िया। अच्छा, कुछ चीज क्या है? सलाहकारी प्रकृति। क्यों इसको ऐसा कहा जा रहा है? सलाहकारी का मतलब यह है कि वो वित्त आयोग एक सलाह देगा। अब वो जो गवर्नमेंट उस समय है वो मानेगी कि नहीं मानेगी, वो बाध्यकारी नहीं है, वो केवल सलाहकारी है। यानी वित्त आयोग की सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। ये चीज बहुत बार पूछा जाता है कि बाध्यकारी है कि नहीं, तो बाध्यकारी नहीं है, एक तरीके से एडवाइजरी है। वो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, ज्यादातर केस में मानते हैं। रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट जो भी वित्त आयोग रिपोर्ट बनाएगा वो किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति द्वारा वो संसद के दोनों पटल का मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह वो पेश किया जाएगा। तो जो भी रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, और इसे क्या होगा कि दोनों पटलों में राष्ट्रपति रखवाएंगे कि सबके सामने प्रत्यक्ष रहे कि हाँ कितना स्टेट को मिलेगा और कितना सेंटर को मिलेगा। सिविल कोर्ट की शक्ति, इसीलिए मैंने पहले बताया था कि इसको क्वासी ज्यूडिशियल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास सिविल कोर्ट की शक्ति है। अच्छा, सिविल कोर्ट की शक्ति का मतलब क्या है? कि जैसे क्या होता है कि कोई भी अच्छा, वित्त आयोग चाहे तो किसी भी व्यक्ति से डाटा जैसे मांग रही है और वो सामने वाला व्यक्ति डाटा नहीं दे रहा है या गलत दे रहा है, तो ऑथेंटिक डाटा निकलवाने के लिए, किसी स्टेट से ऑथेंटिक डाटा निकलवाने के लिए
इसके पास पूरा अधिकार है। वहां पर ये सिविल कोर्ट की यानी पूरी पूरी पावर इसके पास है, वो शक्ति लगाकर ऑथेंटिक डाटा निकलवाता है, कोई मना नहीं कर सकता, कोई भी अधिकारी मना नहीं कर सकता। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि इसके पास सिविल कोर्ट की शक्ति है, ताकि सेंट्रल और स्टेट का जो संबंध है वो अच्छा रहे और ऑथेंटिसिटी के साथ रहे। तो सिविल कोर्ट की इसके पास यानी दीवानी न्यायालय की शक्ति है। क्या ये सजा भी दे सकता है? तो सजा बिल्कुल नहीं दे सकता, ये चीज याद रखिएगा। तो अपने काम के लिए इसे सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। बस इतना ही इसमें है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार रिवीजन करते रहेंगे, एग्जाम तक लगभग सब चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।